एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 36। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हुई मार्केट की ब्लैक ऑर्डर शाओलिंग को मारना चाहती थी, मगर तभी वहाँ पर फैंग हान और लॉन्ग शुआन पहुँच गए। इन दोनों ने मिलकर फेरिस को पनिश करने से रोक लिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डीमन प्रिंस टियानजिंग पहुँच गया। वो फेरिस को धमकाता है कि अगर उन्होंने फैंग हान या उसके साथियों को पनिश किया तो वांग हुई मार्केट में तबाही मच जाएगी, इसलिए फेरिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि शाओलिंग उनके अटैक से बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि लॉन्ग शुआन फैंग हान को लेकर पोर्ट के पास आ चुकी थी। वो कहने लगी कि हमने यहाँ आते ही हमारी रेनबो क्लाउड शिप को छुपा देना चाहिए था। अगर टाई इमॉर्टल सेक के लोग यहाँ पर आ गए तो वो हमारी रेनबो शिप देखकर ही समझ जाएंगे कि हम लोग वांग हुई मार्केट में मौजूद है। मैंने तो पहला इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। अब उसे परेशान होता हुआ देखकर फैंग हान कहने लगा कि लॉन्ग शुआन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच पाएंगे। चलो थोड़ी देर में हम जाके हमारी शिप को हाइड कर देंगे। अब ये लोग मार्केट से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें वो कैंडिड हॉर्स वाला पर्सन दिख जाता है। वो कहने लगा कि मेरी जैसी स्वीट एंड टेस्टी कैंडिड हॉर्स यहाँ पर कोई भी बना नहीं सकता। अगर एक बार खा ले तो जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूलोगे। उस बंदी को देखकर लॉन्ग शुआन फैंग हान से कहने लगी कि जब मार्केट में हम पहली बार आए थे तब शाओलिंग को इस बंदे के कैंडिड हॉर्स खाने थे, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया और इसी वजह से शाओलिंग दोबारा से मार्केट आई थी। फैंग हान भी लॉन्ग शुआन की बात से अग्री था। वो कहने लगा कि मैंने शाओलिंग को रोकना नहीं चाहिए था। इन्हीं कैंडिड हॉर्स खाने के चक्कर में वो बुरी तरह से घायल हो गई और इसके लिए मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ। तब तक वो कैंडिड हॉर्स बेचने वाला बंदा भी फैंग हान के पास आ जाता है। वो कह रहा था सर प्लीज एक कैंडिड हॉर्स खरीद लीजिए, तो फैंग हान भी उसकी बात मान जाता है। सरप्राइजिंगली उसने कैंडिड हॉर्स खरीद ली थी, साथ ही उसने उस बंदे को एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी दिया। और अब फैंग हान और लॉन्ग शुआन पोर्ट के पास आ जाते हैं। वो देखते कि वहाँ पर तो टाई सेक के बंदे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। वो लोग इनके जहाज का चप्पा चप्पा छान मार रहे थे। अब उन्हें देखकर ही दोनों भी वहीं पर छुप जाते हैं। लॉन्ग शुआन कह रही थी कि लगा ही नहीं था ये लोग यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। अब तो उन्हें कंफर्म हो चुका है कि हम लोग वांग हुई मार्केट में ही मौजूद हैं। तो फैंग हान कहने लगा चलो हमने जल्दी से वापस जाना चाहिए, लेकिन जी उन्होंने भागते हुए देख लेता है तो तीनों भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग शुआन कह रही थी कि अब हमने क्या करना चाहिए, जिस पर फैंग हान कह रहा था कि हम पहले तो घर जाएंगे, यहाँ पर हम लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। अब वो जल्दी से मार्केट की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये तीनों लोग उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें तो कुछ भी करके फैंग हान से 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन को हासिल करना था। अब ये लोग फैंग हान को ढूंढते हुए मार्केट स्क्वायर तक पहुंच जाते हैं और तभी उनका पाला पड़ा टियानजिंग से। वो गुस्से में उससे पूछते कि डीमन प्रिंस टियानजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर टियानजिंग कहने लगा कि अगर टाई सेक के ट्रू डिसाइपल्स यहाँ पर आ सकते हैं तो भला मैं क्यों नहीं आऊंगा। आखिर किसमें इतना दम है जो टियानजिंग को रोक पाए। इधर लॉन्ग शुआन और फैंग हान चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। लॉन्ग शुआन कहती देखो टियानजिंग दोबारा से पहुंच गया, मुझे लगता है कि इस बार भी ये तुम्हारी मदद करेगा। इधर फैंग हान भी कंफ्यूज था कि आखिर टियानजिंग उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा। वही दूसरी तरफ टाई सेक के बंदे कह रहे थे कि टियानजिंग जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। जिस पर टियानजिंग कहने लगा कि वांग हुई मार्केट है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं। बच्चों यहाँ पर तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते और मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वैसे मैंने सुना था कि तुम टाई सेक के लोग काफी ज्यादा घमंडी हो और आज देख भी लिया। अब ये सुनकर जियोन काफी ज्यादा भड़क गया था, लेकिन उसका सीनियर उसे शांत होने के लिए बता देता है। वो टियानजिंग से कहने लगा कि ये हमारे टाई सेक का इंटरनल मसला है, मुझे नहीं लगता कि तुमने इसमें दखल देनी चाहिए, इसलिए जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ और दोबारा से वांग हुई मार्केट में नजर भी मत आना। मगर टियानजिंग तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो भला वो इन 3 लौंडों की क्या ही सुनेगा। वो कहने लगा बच्चों भूलो मत कि तुम वांग हुई मार्केट में हो, यहाँ पर राजा हो या नौकर, कमजोर हो या पावरफुल, सब एक जैसे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम फैंग हान और लॉन्ग शुआन का पीछा कर रहे हो, मगर वो दोनों भी युवा सेक के डिसाइपल्स हैं। अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो टाई और युवा सेक के रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगा कि टियानजिंग तुम तो जानते ही होंगे कि हमारा टाई सेक सच्चाई की बात पर चलता है। अगर हम फैंग हान को कैप्चर करना चाहते हैं तो जरूर से उसके पीछे कोई वजह होगी और तुम ठहरे एक मामूली से डीमन
तुम्हें हमारा रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुमने कोई भी बेवकूफी की तो टाई सेक के दुश्मन बन जाओगे। ये सुनकर टियानचिंग हंसने लगा। वो कह रहा था, वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। तुम जानबूझकर युवा सेक के बंदे को परेशान करना चाहते हो, और वो भी वांगुई सी मार्केट में, जहाँ पर फाइट करना सख्त मना है। तुम्हारी हिम्मत देख के मैं समझ गया कि तुम्हारा टाई सेक खुद को इस दुनिया का रूलर समझता है। तुम लोग तो बाकी के 9 इमॉर्टल सेक्ट पर राज करना चाहते हो। इधर फैंगहान कह रहा था कि लोंगशान, मुझे लगता है कि टियानचिंग ने बातों में उलझा रहा है ताकि हमें यहाँ से भागने का मौका मिले, इसलिए वो टियानचिंग पर भरोसा करके तुरंत ही वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर टियानचिंग कह रहा था कि अगर फैंगहान के पीछे जाना है तो मुझसे फाइट करनी होगी। ये सुनकर वो बंदा टियानचिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। टियानचिंग कहता है, बच्चे मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुझे मार सकता हूँ, लेकिन तेरी सीनियर यानशुई मेरी दोस्त है और उसी की खातिर मैं तुम तीनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो अपना डिमोनिक पोर्टल ओपन करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि फैंगहान और लोंगशान भी वहाँ से भाग चुके हैं। इधर वो बंदा गुस्से में कह रहा था कि टियानचिंग की वजह से फैंगहान हमारे हाथ से निकल गया। बस अगली बार उस टियानचिंग से मेरी मुलाकात हो जाए। अगर मैंने उसे जमीन में जिंदा नहीं गाड़ा तो मेरा नाम बदल देना। इधर फैंगहान और लोंगशान अपने रूम में पहुंच चुके थे। वो देखते कि शाओलिंग को भी होश आ चुका है। फैंगहान उससे पूछने लगा कि शाओलिंग अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिस पर वो बताने लगी कि फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, कल सुबह ही हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। मगर लोंगशान कहती है कि अब तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि टाई सेक के तीनों ट्रू डिसाइपल्स हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो हमें प्लानिंग बनानी होगी। शाओलिंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो तीनों लोग इतने जल्दी वांगुई मार्केट में पहुँच चुके हैं। तो फैंगहान उसे बता रहा था कि अभी अभी वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे, मगर भला वो टियानचिंग का, उसने उन्हें बातों में उलझाकर हमें भागने का मौका दिया। और तभी उन्हें सी माउंट की आवाज आने लगी, इसलिए फैंगहान तुरंत ही उससे बात करने चला जाता है। सी माउंट कह रहा था, यंग मास्टर फैंगहान, मैं आपके दोस्त फैंग शाओलिंग के लिए संदेशा लाया हूँ। दरअसल ये पैगाम मेरे मास्टर ब्लैक टर्टल से है। जिस पर फैंगहान कहने लगा, ठीक है तुम वो संदेशा मुझे बता सकती हो। मगर सी माउंट उसे कुछ भी बताने से मना करने लगा। वो कहता है कि जो भी बात है वो तुम्हें बस मिस शाओलिंग से ही करना चाहूंगा। जिस पर फैंगहान उसे बताता है कि शाओलिंग इंजर्ड है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी उसे इस हालत में मिलने जाए। तो अब जल्दी बताओ क्या बात है और मैं शाओलिंग तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा। मगर इसके लिए सी माउंट साफ इनकार कर देता है। वो कह रहा था कि भले ही शाओलिंग का और आपका सरनेम एक ही है, मगर आप शाओलिंग तो नहीं हो ना, इसलिए मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा। उसकी जिद देखकर फैंगहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही उसे फील होता है कि सी माउंट घुमा फिरा के बात कर रहा। वो सोचता है कि ब्लैक टर्टल ने हमारी मदद की थी, तो जरूर से ये पैगाम उसी इंसिडेंट से रिलेटेड होगा। और वैसे भी सी माउंट तो बेवकूफ है, इसे शाओलिंग से मिलने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली फैंगहान उसे लेकर रूम में आ जाता है। सी माउंट कह रहा था कि मैं यहाँ पर कोई बकवास नहीं करूँगा, ना ही बुरी बात और ना ही अच्छी बात। जिसके बाद वो शाओलिंग से पूछने लगा कि यंग लेडी अब आप कैसी हो। तो गुस्से में कहने लगी कि तुम्हारे ब्लैक ऑर्डर ने मुझे सीरियसली इंजर्ड किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं फिलहाल कैसी रहूंगी। जिस पर सी माउंट कहने लगा, मिस मैं जानता हूँ कि आप घायल हो, मगर मास्टर फैंगहान के होते हुए आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं दुआ करूंगा कि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ। वैसे मेरे हॉल मास्टर ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। जिसके बाद वो डिट्टो ब्लैक टर्टल की आवाज निकालते हुए कहने लगा कि यंग लेडी 2 दिन बीत चुके हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारी थोड़ी बहुत इंजुरीज तो हील हो चुकी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैक हॉल में अकेले आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें ब्लैक ऑर्डर की फेरीज को यकीन दिलाना ही होगा कि मैंने तुम्हें पनिश किया है, इसलिए बस 1 घंटे के लिए तुम्हें ब्लैक टर्टल हॉल आना ही पड़ेगा। और अब सी माउंट वापिस से अपने नॉर्मल टोन में कहने लगा कि देखो यही था मेरे मास्टर का पैगाम। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि जाकर अपने ब्लैक टर्टल को बता दो कि मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसे कुछ दिनों के बाद मिलने आऊंगी। जिस पर सी माउंट कहता है, ठीक है मिस, अब मैं जाकर यही बात हॉल मास्टर को बता दूंगा। उसके वहाँ से जाते ही लोंगशान फैंगहान से कहने लगी कि पता नहीं क्यों ब्लैक टर्टल शाओलिंग से मिलना चाहता है। जब तक इनकी मीटिंग नहीं होगी तब तक हम वांगुई सी मार्केट छोड़कर नहीं जा सकते। फैंगहान कहने लगा कि हम तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे, वैसे भी टाई सेक के लोग हमारे पीछे पड़े हैं। मेरे ख्याल से हमने ब्लैक टर्टल को बिना बताए यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बात से शाओलिंग भी पूरी तरह से अग्री थी। वो कहने लगी, फैंगहान हम तो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। मैं जल्दी से जाकर 10,000 वाटर डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं इस आर्ट को मास्टर कर पाई तो डिवाइन पावर रेल्म की 2nd स्टेज पर पहुँच जाऊंगी। शायद फिर हम आसानी से उन तीनों बंदों का मुकाबला कर पाएंगे। जिसके बाद तुरंत ही कल्टीवेशन करने चली गई। फैंगहान देखता है कि शाओलिंग काफी ज्यादा मायूस है, तो उसने तुरंत ही उसके लिए खरीदा हुआ कैंडिड हॉर्स निकाल लिया
लिया। वो कहने लगा, शाओलिंग शायद ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं मार्केट से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हमें जल्दी से वांगुइसी मार्केट से निकलना होगा, तो मैं भी जाकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता हूँ और तब तक तुम आराम करो। वही दूसरी तरफ हम हुआ तियांडू को देखते जो कि टाई इमॉर्टल सेक्ट पहुंच चुका था और तभी उससे मिलने के लिए टाई इमॉर्टल सेक्ट का लीडर हुनटियान पहुंच जाता है। हुआ तियांडू तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगा, जिस पर हुनटियान कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जरूर से कोई मसला होगा, वरना युवा सेक्ट का एक्टिंग चीफ हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो हुआ तियांडू बताता है कि हमारी दुनिया में काफी अफरा तफरी मची हुई है, इतना ही नहीं कैटास्ट्रोफी के आसार भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बुरे वक्त में हमारा युवा सेक्ट और आपका टाई सेक्ट मिलकर काम करे। जिस पर हुनटियान कहने लगा कि मैंने सुना था कि फेंग बायू तुम्हारे युवा सेक्ट के किसी भी मसले में टांग नहीं अड़ाता, देखा जाए तो वो तुम्हारा चीफ है, मगर उसका सारा काम तो तुम ही करते हो। बस एक बार तुम इमॉर्टलिटी अचीव करो, फिर तो तुम्हें फॉर्मली युवा सेक्ट का चीफ बना दिया जाएगा और तभी जाकर मैं तुमसे अलायंस की बात कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त हम दोनों की पोजीशन एक जैसी होगी। फिलहाल तो तुम बस एक युवा सेक्ट के डिसाइपल हो। और तभी हुआ तियांडू ने एक मैनुअल समन कर लिया। वो कह रहा था कि डिवाइन आर्ट का एडवांस मैनुअल है, जिसे मैंने अपने हाथों से प्रिपेयर किया था। मैं चाहता हूँ कि आप ये तोहफा यानशुई तक पहुँचा दे। इसमें ढेर सारी मिस्टीरियस टेक्निक है जो मेरी होने वाली दुल्हन को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो उसे एक्सेप्ट करते हुए हुनटियान कहने लगा कि यानशुई और तुम्हारी जोड़ी कमाल की होगी, क्योंकि तुम दोनों भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और अब हुआ तियांडू सीधा मुद्दे पर आता है। वो कहने लगा, सीनियर हुनटियान, मैंने हमारे अलायंस के बारे में ऑलरेडी फेंग बायू से बात कर ली है और वो भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश थे। जिस पर हुनटियान कहने लगा कि हुआ तियांडू तुम्हारा युवा माउंटेन से काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हारे सेट का हमें सपोर्ट मिला तो फिर इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और अब हुआ तियांडू हुनटियान को साउथ चाइना सी में होने वाली केओस के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि साउथ चाइना सी में जितने भी फ्री कल्टीवेटर्स हैं वो सब बिखरे हुए हैं, मगर हाल ही में एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी जो कि इन सभी फ्री कल्टीवेटर्स को एक करना चाहता है। साथ ही उस बंदे को ढेर सारे सीक्रेट्स भी पता थे और वो हमारे साथ एक होकर काम करना चाहता है ताकि साउथ चाइना सी में शांति बनी रहे। दरअसल यहाँ पर वो हुआन जेन की बात कर रहा था। तो हुनटियान कहती कि अगर वो बंदा साउथ चाइना सी में पीस कायम करना चाहता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे और मैं जल्द ही यानशुई के साथ तुम दोनों की शादी की बात करूंगा। अब हुआ तियांडू का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था, इसीलिए वो हुनटियान से गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम फेंगहान को देखते हैं जो कि अर्थ टेक्निक को मास्टर कर रहा था। इस अर्थ पावर से फेंगहान की बॉडी से बहुत ही तेज ऑरा रिलीज होने लगी और अब थोड़ी देर बाद फेंगहान कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। यान कहते हैं, फेंगहान तुमने तो अर्थ का मीनिंग पूरी तरह से समझ लिया है, अब इससे तुम्हारी यानलियो गोल्डन बॉडी वर्ड एम्परर ट्रूची को सपोर्ट करेगी। दरअसल फेंगहान ने दो अपोजिंग टेक्निक को मास्टर किया था। वैसे तो ये टेक्निक एक दूसरे के पूरी तरह से खिलाफ है, मगर फेंगहान उन्हें एक साथ काम करने पर मजबूर कर रहा था और ये सब कुछ यान की मदद से ही पॉसिबल हुआ। आप कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद फेंगहान यान के पास चला जाता है। वो कह रहा था कि आज फाइनली मैं अर्थ ट्रेजरी का ट्रू मीनिंग समझ पाया हूँ। जिस पर यान कहता है कि अब थोड़े ही दिनों में तुम और पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम डिवाइन पावर रेल्म की थर्ड लेवल पर पहुँच जाओगी। वही दूसरी तरफ हम लॉन्गशॉन को देखते हैं जो कि जेली फिशेस की पावर को रिफाइन कर रही थी और तभी उसकी बॉडी से निकलने वाला एनर्जी फ्लो सीधे जाकर यान से टकरा जाता है। यान तो लॉन्गशॉन की पावर्स देखकर ही हैरान था। वो कहते देखो फेंगहान, ये ड्रैगन गर्ल भी डिवाइन पावर रेल्म की सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है। जिस पर फेंगहान कहने लगा कि लॉन्गेटिविटी पिल ने लॉन्गशॉन की काफी सारी मदद की है, मैं भी यही चाहता था कि लॉन्गशॉन जल्दी से ब्रेक थ्रू कर ले। इधर यान ने लॉन्गशॉन की पावर को स्टडी कर लिया। वो बताता है कि ये ड्रैगन गर्ल तो 10,000 वाटर्स ट्रूची पावर को स्टेबलाइज करने में लगी हुई है, मगर इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब तक लॉन्गशॉन ट्रूची पावर को स्टेबलाइज करती है तब तक तुम अपनी बॉडी को टेम्पर करो, उससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलकर तुम्हारा खतरनाक लोगों से सामना होने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो फेंगहान दोबारा से कल्टीवेशन की सेकंड राउंड के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम शाओलिंग को देखते हैं जो कि फेंगहान ने लाए हुए कैंडिड हॉर्स को देखने लगी। उसे फील हो रहा था कि आजकल फेंगहान उसकी काफी ज्यादा फिक्र करता है, मगर शाओलिंग तो खुद से ही नाराज थी क्योंकि उसने फेंगहान को धोखा दिया है। वो खुद को ही कोस रही थी कि आखिर मैंने वो संदेशा क्यों भेजा होगा। उसकी इसी गलती की वजह से सबको फेंगहान के सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पता चल सकता था। हुआंगचुआन ड्राइंग को हासिल करने के लिए हजारों लोग फेंगहान के पीछे पड़ जाएंगे। और अब यही सारी बातें सोचती हुई शाओलिंग ब्लैक टर्टल के हॉल के पास आ गई थी। वो कैंडिड हॉक खाते हुए सोचने लगी कि अब मुझे इस मैटर को
सुलझाना होगा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फैंगहान मुसीबत में फंसे, इसीलिए वो फैंगहान को बिना बताए ही ब्लैक टर्टल के पैलेस में पहुंच गई। ब्लैक टर्टल ने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी शाओलिंग फैंगहान को सेफ रखने के लिए उसे अकेले ही मिलने चली गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।